हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम जो है संडे टेस्ट पेपर सॉल्यूशन लेके आए हैं। आज हम लोग जो संडे को जो है, अभी जो संडे बीता है, इसका जो टेस्ट हुआ है, इसका जो है मैथ का सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसके बाद से विज्ञान का सॉल्यूशन भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर का है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि यदि 3x प्लस 2ky बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं अगर परस्पर समांतर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब रेखाएं जो परस्पर समान होती है तो हम लोग को एक कंडीशन जो है याद होना चाहिए। भाई 3 कंडीशन होते हैं, ठीक है ना। तो 3 कंडीशन में जब रेखाएं समांतर होती है तो हम लोग का कंडीशन क्या होता है, पहला हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं। तो 3x प्लस में 2ky बराबर 2, ठीक है, दिया गया है। और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग इस जो है समीकरण को लिख सकते हैं। इस समीकरण को 3x प्लस 2ky माइनस में 2 बराबर 0, ठीक है। और इस समीकरण को तो जो है यह समीकरण ठीक है। 2x प्लस में 5y प्लस में 1 बराबर 0, ठीक है। यह तो जो है समीकरण ठीक दिया गया है। अब हम लोग को क्या करना है, इससे जो है किसे अपने मानक समीकरण से तुलना करके a और b का मान निकाल लेना है। a1 और a2 का मान, b1 और b2 का मान निकाल लेना है, ठीक है। तो इससे तुलना करते हैं। तो ax धन by धन c से अगर तुलना किया जाए, ठीक है, दोनों का तुलना कर रहे हैं, माने ए वाला इसमें a1 हो जाएगा, इसमें a2 हो जाएगा, इसमें b1 हो जाएगा, इसमें b2 हो जाएगा, इसमें c1 हो जाएगा, इसमें c2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि a1 का मान कितना है, तो 3 है, ठीक है। और b1 का मान कितना है इसमें, तो b1 का मान 2k है, ठीक है। और c1 का मान कितना है, तो माइनस में 2 है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो हम लोग देखें तो a1 का मान कितना है, तो a1 का मान मैंने इसी से तुलना कर रहे हैं। तो ये जो है दूसरा समीकरण है, तो इसमें a2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें a2 का मान 2 हो जाएगा। अब b2 का मान कितना होगा, तो 5 हो जाएगा। b2 का मान 5। और c2 का मान जो है कितना होगा, तो c2 का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को जो है, अब भाई जब रेखाएं समांतर होती है तो इसके लिए क्या शर्त होता है कि a1 अपान a2, इसके लिए जब रेखाएं समांतर हो, यहाँ पे लिखेंगे जब रेखाएं समांतर हो, जब रेखाएं समांतर हो, तो जब रेखाएं समांतर हो तो क्या होता है, a1 अपान a2 बराबर होता है b1 अपान b2 के, ठीक है। और ये बराबर नहीं होता है c1 अपान c2 के, ठीक है। ये वाला जो है कंडीशन लागू होगा इसके लिए, जब रेखाएं समांतर नहीं होती है तो ये वाला शर्त होता है। आप लोग जो है बेसिक वीडियो, इसका पहले का वीडियो देखे होंगे तो ये पता होगा, ठीक है। और ये वाला शर्त होता है, ठीक है, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो ऐसे जाती है तो इसके अंततः कोई हल नहीं होता है। भाई 3 कंडीशन आप लोग को पता होना चाहिए। क्या, एक तो a1 अपान a2, a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 बराबर है c1 अपान c2, ठीक है। तो इसके अंततः अनेक हल होते हैं। ये रेखाएं जो है क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर होती है, संपाती होती है। तो इसके जो है अनेक हल होते हैं। और यहीं पे देखिए, ये बराबर नहीं होता है जब a1 अपान a2 बराबर ना हो b1 अपान b2 के, तो इसके जो है क्या होते हैं, एक हल होते हैं, ठीक है। आज जब a1 अपान a2 बराबर नहीं, a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, लेकिन b1 अपान b2 बराबर नहीं है c1 अपान c2 के, ये वाला बराबर नहीं होता है, तो क्या होता है, ये वाला जो कंडीशन प्राप्त होता है। 3 कंडीशन आप लोग को याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब तो a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के। तो हम लोग a1 अपान a2 निकाल लेते हैं। तो a1 का मान देखिए कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। a2 का मान देखिए कितना है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। अब बराबर मैंने देखिए a1 का मान यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 3। a2 का मान कितना है, 2 है, तो 2 है। अब बराबर है तो बराबर, फिर b1 का मान कितना है, तो b1 का मान 2k है, तो 2k लिखेंगे। c1 का b2 का मान कितना है, 5 है, तो 5
लिख देंगे। ठीक है, हम लोग को इतने से ही मतलब है, इतना बराबर है इतना के, ठीक है ना। और तो बराबर है तो इसी से हम लोग का के का मान निकल जाएगा, इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग को के का मान निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग जो इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका इसमें क्रॉस गुणा कर देंगे, इसका इसमें क्रॉस गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 5 का जो है 3 में गुणा करेंगे तो 5 दिया 15 हो जाएगा, बराबर 2 दूना 4 हो जाएगा, होगा 4 के हो जाएगा। अब ये जो है बराबर हो गया, तो अब हम लोग जो है 4 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो 15/4 बराबर हो गया के। भाई यहाँ पे है गुणा, तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, बराबर के इधर है, तो जो है 15/4 के हो जाएगा। तो हम लोग विकल्प देख सकते हैं कि 15/4 के है कि नहीं है, तो ये जो है सी वाला विकल्प सही होगा। तो इसका जो है सी विकल्प सही है 15/4 का। ठीक है, तो पहला का विकल्प सी सही है, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, कि आपका क्या आया था। उसके बाद से दूसरा देखिए, दूसरा इसमें क्या कह रहा है। दूसरा के के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के एक्स धन वाई बराबर के स्क्वायर है तथा एक्स प्लस के वाई बराबर 1 के अंततः अनेक हल होंगे। तो देखिए दोस्तों, जब अंततः अनेक हल होता है तब क्या होता है, तो जब अंततः अनेक हल होता है इसी समीकरण में, तो पहले इस समीकरण लिख लेते हैं, नहीं तभी ढक जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को समीकरण दिया गया है दूसरा है कि रैखिक समीकरण युग्म के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, और एक्स प्लस के वाई बराबर 1 दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो के एक्स प्लस में वाई माइनस में के स्क्वायर हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, 0 के बराबर होना चाहिए। आइए देखिए, के है तो के का मतलब है सी है, सी अचर पद होता है। ठीक है, नंबर कोई ना कोई होता है, तो के दिया है, अगर ये एक्स वाई रहता तो ये अचर राशि होता है, और के में दिया है इसका मतलब जो है ये अचर राशि है। ठीक है, अब इसको भी इधर ला लेंगे तो एक्स प्लस के वाई ये जो है क्या हो जाएगा माइनस में 1 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको जो हम लोग क्या करेंगे, जो है अब कह रहा है कि इसके अंततः अनेक हल हैं। ठीक है, तो अभी हम बताए हैं कि जब अनेक हल होगा तो ये तीनों जो मैंने ए भी बराबर होगा, ए भी बराबर होगा, मैंने a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के। ठीक है, b1/b2 बराबर होगा c1/c2 के। तो जो है इसके अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, a1/a2 और b1/b2 ज्ञात कर लेंगे इससे। ठीक है, तो a1/a2 और b1/b2 निकालते हैं, वह ऐसे ही तुलना करके। ठीक है, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करके, ये a1 होता है b1 होता है, सॉरी a1 ये होगा, ये जो है a2 होगा। ठीक है, इसमें b1 होगा, b2 होगा, ये c1 होगा, ये c2 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं a1/a2 बराबर करके b1/b2 बराबर करके c1/c2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a1 का मान क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है k है a1 का मान। यहाँ पे जो है a2 का मान क्या है, तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, मैंने x के साथ कुछ नहीं है, x के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो है ना। तो अब बराबर, अब b1/b2, तो b1 का मान देखिए इसमें से ले लेते हैं भाई, ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण से लेना है। तो यहाँ पे जो है b1 का मान 1 है, b2 का मान क्या है, तो b2 का मान हम लोग देखते हैं तो k है, तो यहाँ पे लिख देंगे k बराबर c1/c2। तो c1 का मान देखिए माइनस में के स्क्वायर है, और उसके बाद से जो है क्या है, माइनस में 1 है, माइनस में 1 है। ठीक है, तो अब इससे हम लोगों को जो है के का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो इसको किसी भी तरीके से हल करते हैं तो के का मान आराम से निकल जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे यही दो बराबर मिल जा रहा है, तो इसी को लेकर हल कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो हम लोग हल कर लेंगे केवल इतना पार्ट को लेके, तो के का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो इतना ही पार्ट से जो हम लोग के का मान निकाल लेते हैं, इसको करने के लिए थोड़ा जटिल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे निकालते हैं, मैंने ये वाला हम लोग ले सकते हैं कि k1
के अपान 1 बराबर लिख सकते हैं 1 अपान के, क्योंकि ये भी तो आपस में बराबर है, तो हम लोग इतना ही ले लेते हैं। ठीक है, तो अब के का इसमें गुणा कर देंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा होगा। उसके बाद से जो क्या हो जाएगा, बराबर में एक का एक में गुणा करेंगे तो एक हो जाएगा। ठीक है, तो अब के स्क्वायर बराबर एक, तो केवल के बराबर क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस में अंडर रूट 1, प्लस माइनस में अंडर रूट 1। तो अब देखिए प्लस माइनस में अंडर रूट 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, एक का वर्गमूल निकालेंगे तो जो है क्या होगा, एक का वर्गमूल एक ही न होता है जी, तो यहाँ पे जो है प्लस माइनस में एक ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसा अगर विकल्प हम लोग को मिलता है तो यह विकल्प जो है आपका देखिए बी है। ठीक है, तो विकल्प बी आपका जो है सही है, यहाँ पे विकल्प बी जो है आपका सही है। ठीक है, प्लस माइनस में एक, देखिए वर्गमूल होता है ना, तो वर्गमूल के दो मान प्राप्त होते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है ना, याद रखिएगा जब भी ऐसे रूट करेंगे तो इसको प्लस माइनस में ले लेते हैं। ठीक है, अब जो है इसके बाद से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर 7 है। दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर 7 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, मजाक में मत लीजिएगा। ठीक है, 100% ये सवाल पूछे जाते हैं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कीजिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल जो है कितना है, 19 है। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर 7 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि संख्या जो है एक्स वाई है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग और इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, मजाक मत समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का योगफल 19 है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे माना दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक्स और वाई है। माना पहली संख्या एक्स है। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है, वाई, दूसरी संख्या क्या है, तो वाई है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 19 है, तो दो संख्याओं का योगफल यानी कि इन संख्याओं का योगफल x धन y बराबर कितना है, 19 है। ठीक है, तथा उनका अंतर 7 है, तो अंतर यानी कि इन्हीं का अंतर जो है क्या है, 7 है। ठीक है, तो भाई पहले संख्या में से दूसरी संख्या घटाएंगे, क्योंकि अंतर कह रहा है तो पहले में से ही दूसरी घटा लेते हैं। ठीक है, अंतर निकाल लेते हैं, तो अंतर जो है कितना है, तो x माइनस वाई बराबर 7 हो जाएगा, जैसे कह रहा है वैसे कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ना, इसको जो है अगर सॉल्व करना है हम लोग को तो आराम से इन दोनों को जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो लिख देंगे। अब क्या भाई बहुविकल्पी है तो आप लोगों को सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो इसको रफ पे कीजिएगा। ठीक है, तो अब डायरेक्ट इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाए तो जो विलोपन विधि से आराम से हो जाएगा। तो देखिए ना, अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x होगा, ये हो जाएगा खत्म, बराबर कितना हो जाएगा, जुट जाएगा 9 7 16 के 6 2 26 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 26 बटे 2 2 13 26, तो 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान 13 हो जाएगा, किसका मान, x का मान। अब y का मान निकाल लीजिए, तो y का मान जो है, अब x बराबर 13 आया है ना, तो समीकरण किसी समीकरण में मान रख दीजिए, तो समीकरण 1 में मान रख दीजिए। यहाँ पे लिखिए x बराबर 13 को समीकरण, भाई ये जो हमने बहुविकल्पी में पूछा है, ये 1 नंबर 2 नंबर में दे सकता है आंकिक प्रश्न में। ठीक है ना, मैं अभी बिना बहुविकल्पी का भी ये दे सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो x बराबर 13 को समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए इसको, x बराबर 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 प्लस में y बराबर 19, 13 प्लस y बराबर 19, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 19 माइनस 13, तो कितना हो गया, 9 में 3 6। ठीक है, तो 6 हो जाएगा y का मान।
वाई का मान कितना हो जाएगा 6, और एक्स का मान कितना हो जाएगा 13। ठीक है, 13 6 एक्स का मान पहले लिखा गया है और वाई का मान बाद में, तो 13 6 जिस विकल्प में होगा वही सही होगा। तो देखिए विकल्प नंबर 1 सही है। ठीक है ना। देखिए दो संख्याओं का योगफल 19 है, तो 13 गो और 6 गो 19 हो जाएगा, और उनका अंतर 7 है, तो 13 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7। ठीक है, यानी कि हम लोगों का संख्या 13 6 है। ठीक है, अब हम लोग जो है प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिए, दिखाइए कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, तो देखिए ना, जब इसका अगर कोई हल नहीं है तो हम लोग को जो है, जिसका कोई हल नहीं होता है उसका जो है हम लोग को क्या शर्त होता है, इसके लिए शर्त दिया गया रहता है कि A1/A2 कौन है, चौथा है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, तो समीकरण पहले लिख लेते हैं। तो 6x प्लस में 5y, देखिए इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 11 हो जाएगा बराबर 0 लिख देते हैं, डायरेक्ट समीकरण को लिखते हैं। और इसके बाद से देखिए ये है जो है क्या है, तो 9x प्लस में 15/2y, इसको भी इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा 21 बराबर 0। ठीक है, अब कह रहा है इसका कोई हल नहीं है, तो हम लोग को जो है कौन सा जो है शर्त लागू करना है कि भाई किसके अंततः कोई हल नहीं होता है, तो इसके लिए समीकरण होता है कि A1/A2 बराबर है A1 अंततः कोई हल नहीं है, तो A1/A2 बराबर B1/B2 होता है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं होता है तो कोई हल नहीं होता है, तो C1/C2। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन लागू करेंगे तो हम लोग को इसी से जो है क्या निकल जाएगा, दिखाइए कि इसकी समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग अगर A1/A2 करें, B1/B2 करें, ये बराबर ना हो C1/C2 के, तो हम लोग कहेंगे कि इसके कोई हल नहीं है। ठीक है, तो इसको अब हम लोग करते हैं। तो मानक समीकरण से तुलना करने पर इसको A1 मानेंगे, इसको A2 मानेंगे, इसको B1 मानेंगे, इसको B2 मानेंगे, इसको C1 मानेंगे, इसको C2 मानेंगे। तो करके देखते हैं क्या होता है। तो A1 का मतलब 6, A2 का मतलब 9। ठीक है, बराबर B1 का मतलब 5, B2 का मतलब 15/2, 15/2। ठीक है, ये जो है C1/C2 करके देखते हैं। तो माइनस में 11 बट्टे में माइनस में 21 है ना। तो अब ये जो है बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या बराबर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी जो है फिलहाल में, चलिए फिलहाल में इसको बराबर मत लिखिए, इसको बराबर नहीं है मत लिखिए, बराबर रहने दीजिए। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं क्या है, बराबर है कि नहीं है। होना चाहिए ना, बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 और 3 तिरिके 9। ठीक है, तो ये हो गया 2/3। ठीक है, इसको हल कर लीजिए। तो देखिए बट्टे में है बट्टे। ठीक है, तो इसको उलाट के लिखेंगे तो हो जाएगा मैंने 15/2 है ना। देखिए जैसे कि 5 बट्टे है, अब 15/2 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 5 गुणे 2/15, 2/15 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, गुणा के मतलब भाग है ना, तो गुणा के रूप में लिखेंगे, तो इसको पलट के लिखेंगे। ठीक है ना, मान लीजिए इसका हर एक है, तो मैंने 5/1 और गुणे 2/15 हो जाएगा। अब इसको काट सकते हैं, 5×3=15, तो 2/3 आया, तो यो 2/3 आ गया। और यहाँ पे देखिए ये है 11 मान लीजिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ रहा है 11/21, यही ना आ रहा है। तो क्या यह बराबर दिख रहा है? नहीं, तो यही जो है बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यह जो है इसके अंततः कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, तो इसके अंततः कोई हल नहीं है। ठीक है, अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना संगत है या असंगत। तो देखिए दोस्तों, संगत और असंगत कैसे होगा, तो देखिए संगत असंगत कैसे होगा। तो अगर इसको जो है मैंने A1/A2, B1/B2 और C1/C2 करने पर तीन कंडीशन में से
कोई मैंने दो कंडीशन जिसमें हल प्राप्त होगा, जैसे कि अंततः अनेक हल या एक हल, ये वाला कंडीशन मिलता है, तब तो हम लोग कहेंगे कि ये संगत है। अगर इसके अंततः कोई हल नहीं, यानी कि ये वाला अगर हम लोग को कंडीशन प्राप्त हो तो हम लोग कहेंगे कि इसके अंततः कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं यहीं पे, यही है ना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यही है ना। देखिए अब जो हम लोग को जो समीकरण दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेते हैं। हम लोग को समीकरण दिया गया है क्या कि 2x माइनस में 3y बराबर 8 है, इसका मतलब माइनस में 8 बराबर 0 कर लेते हैं। अब देखिए 4x माइनस में 6y है, ये बराबर है 9 के, तो इसको भी इधर कर लेते हैं माइनस 9 बराबर 0 कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, अब इसको जो है a1/a2 अब b1/b2 करते हैं। तो यहाँ पे a1 a होता है, a2 ये होता है, यह b1 होता है, ये b2 होता है, ये c1 होता है, ये c2 होता है। जानते हैं आप लोग, बहुत समझदार है। अब यहाँ पे देखिए 2/4 है, तो 2/4 कर लेंगे, मैंने a1 है a2 डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये हो जाएगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो आराम से जो है प्लस में ले सकते हैं, चाहे चलिए माइनस में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये मैंने c1/c2 का मतलब इतना बटे इतना है, तो 8/9 कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या चिन्ह आएगा, बराबर का कैसे आएगा है। तो अब हम लोग देखते हैं, तो 2/4 है, इसको और छोटा करें तो 2×2 और 2×4 हो जाएगा। इसको और छोटा करें, देखिए दोनों माइनस में है, तो माइनस से माइनस ही खत्म हो जाएगा। अब 3×3 और 3×2 6 हो जाएगा। और इसको और छोटा करें तो जो है ये छोटा ही नहीं होगा। तो ये क्या दिख रहा है, 1/2 और 1/2 ये आपस में बराबर हैं, बट 1/2 बराबर नहीं है 8/9 के। बराबर होंगे कभी, समान दिख रहे हैं नहीं। अगर यहाँ भी 1/2 आता तो हम लोग कहते कि बराबर है, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है। तो यही जो है कंडीशन प्राप्त हो रहा है क्या, इसके अंततः कोई हल नहीं होता है, और जब कोई हल नहीं है तो यह असंगत होगा, असंगत है। यह क्या है, असंगत है। ठीक है, तो यह असंगत होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 असंगत है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसको जो है जरूर आप लोग जो है नोट पर जरूर लिखिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो संपूरक कोण, दो संपूरक कोण का मतलब देखिए संपूरक कोण किसे कहते हैं जानना जरूरी है। मैंने संपूरक नहीं तो पूछेगा, नहीं तो कोटिपूरक। तो संपूरक किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो संपूरक कहते हैं। ठीक है ना, नोट कर लीजिए कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं, और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे कोटिपूरक कोण कहते हैं। तो ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम लोग मानते हैं कि इसमें एक छोटा कोण होगा एक बड़ा कोण होगा। तो माना कि जो है, माना कि दो संपूरक कोणों में छोटा जो कोण है, जो छोटा कोण है, कह रहा है कि एक आयताकार, हाँ दो, छठवां नहीं बताया ना, छठवां नहीं बताया, एक मिनट, छठवां पहले देखिए। ठीक है, तब जो है ये संपूरक कोण वाला देखेंगे। छठवां देखिए, कह रहा है एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। पहले छठवां देख लीजिए, पांचवा के बाद से छठवां देखेंगे। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि एक आयताकार बाग है, ठीक है, एक आयताकार बाग है और अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा, परिमाप का आधा क्या है, 36 मीटर है, 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मैंने चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ये लंबाई, तो यानी कि अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो जाएगा, x+4। यही ना कहा जा रहा है कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है लंबाई है। तो बाग की विमा ज्ञात कीजिए, यानी कि हम लोग को x का मान ज्ञात कर लें तो बाग की विमा ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग को, अब मान लीजिए कि हमने प्रश्नानुसार माना
माना पहले माना कि बा की चौड़ाई जो है क्या है, चौड़ाई बराबर है x के, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, तो x+4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, तो आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है। ठीक है, तो हम लोगों को दिया गया है अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप दिया गया है, तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा, परिमाप का आधा, तो 2 इंटू यल अधन चौड़ाई बटे 2 कर देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई धन चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप बराबर लंबाई धन चौड़ाई, तो यहाँ पे देखिए अब लंबाई धन चौड़ाई बचा ना, तो यहाँ पे देखिए अर्ध परिमाप दिया गया है हम लोग को कितना, 36 मीटर। अर्ध परिमाप कितना है, तो 36 मीटर है, और यह किसके बराबर है, लंबाई धन चौड़ाई के हैं, यह जो है बराबर अब आ रहा है लंबाई धन चौड़ाई के। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी जो है लंबाई और चौड़ाई निकाला है, क्या निकाला है, तो x जो है चौड़ाई है और लंबाई x+4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 36 बराबर क्या, लंबाई x+4 है और चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई x है ना। अब यहाँ पे देखिए 36, भाई आप लोग इधर उधर ध्यान मत लगाइए, यहाँ पे देखिए, तो x प्लस x 2x हो जाएगा, अब प्लस में 4, अब 4 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो 36 माइनस में जो है 4 है, 36 माइनस में 4 हो जाएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा, 2x। देखिए प्लस में जो है ये 4 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, क्योंकि जो है जब यह इधर आएगा तो इसका प्लस है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो जो है सेव नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया है, तो यहाँ से आप लोग को बता देते हैं कि हम कहाँ तक थे वीडियो में, तो यहाँ तक थे 36 माइनस 4 बराबर 2x। ठीक है, तो 36 माइनस 4 बराबर 2x है, तो जो है अब 36 में से 4 घटा देंगे तो 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 बराबर 2x हो जाएगा, तो अब 2 को जो है इधर लाएंगे तो 32/2 हो जाएगा बराबर x, तो 2 16 32, 16 यानी कि x बराबर 16 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है लिख सकते हैं, चौड़ाई माने थे हम लोग कि चौड़ाई x है, तो लंबाई कितना है, तो चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लंबाई के लिए जो है 16 + 4 कर देंगे तो 20 हो जाएगा, तो चौड़ाई 16 और जो है लंबाई कितना हो जाएगा, 20 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल। तो छठवां आपका सॉल्व हो गया, अब देखते हैं हम लोग सातवां। तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए जो हम लोग को क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या जानकारी होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए जो कह रहा है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि दो संपूरक कोण होते क्या है, संपूरक कोण होते क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो इसको जो हम लोग कहते हैं संपूरक कोण। जब दो कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना क्या, कि बड़ा कोण 180, बड़ा कोण x है, तो छोटा कोण कितना है, छोटा कोण y हो जाएगा, होगा ना, बड़ा कोण x है तो छोटा कोण y होगा। देखिए जब दो संपूरक कोणों का मतलब कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं, और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे कोटिपूरक कोण कहते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग को यहाँ संपूरक कोण के बारे में कहा जा रहा है। तो जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो संपूरक कोण होता है। तो कह रहा है कि दो संपूरक कोण है जिसमें बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 अधिक है। ठीक है ना, ऐसा कहा गया है क्वेश्चन में। तो हम लोग जो है इसके लिए जो है दो समीकरण बनाना जरूरी है। तो भाई हम लोग एक जानते हैं कि हम जानते हैं लिख सकते हैं आप लोग कि हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है।
तो x धन y बराबर 180 लिख के समीकरण नंबर 1 कह देंगे। ठीक है, अब जो है प्रश्नानुसार जो दिया गया है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि ये जो बड़ा कोण है ना, छोटे कोण से 18 अधिक के बराबर है, तो छोटे कोण से 18 अधिक कर देते हैं। ठीक है, तो बड़ा कोण जो है बराबर हो जा रहा है छोटे कोण से 18 अधिक, तो इससे एक समीकरण बना लेते हैं। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 18। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जो है हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को कैसे हल करेंगे, तो लिखेंगे एक समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, देखिए प्लस में माइनस में खत्म हो जाएगा, तो यानी कि लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर। ठीक है ना, करने पर तो 1 प्लस 2 करते हैं, तो x धन y बराबर 180 दिया है, x माइनस वाई बराबर 18 दिया है, यही है ना 18। अब दोनों को जोड़ देते हैं, तो यह जो है 2x हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 0 8 8 1 9 1 क्या 1 को 198 हो जाएगा। तो 2x बराबर 198, तो x बराबर कितना हो जाएगा 198/2, क्योंकि यहाँ गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। अब 2 9 18 और 2 9 18, ये खत्म हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 99। तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 99, यह जो है बड़ा कोण है। ठीक है, बड़ा कोण आ गया। अब y का मान ज्ञात करते हैं, तो x का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि x बराबर 99 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए इसमें, तो x के जगह पे 99 अब प्लस में y बराबर 180। ओके, तो y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 99, मैंने 99 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 180 में से 99 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 9 जा 1, यहाँ बचा 17, तो 17 में से 9 जा 8, तो 81। तो y का मान कितना हो जाएगा 81। ठीक है, y का मान 81, x का मान 99। ठीक है, अब दो संपूरक कोण इनको जोड़ेंगे तो 180 आंसर आराम से आ जाएगा। तो यानी कि हम लोग लिखेंगे बड़ा कोण यानी कि x बराबर 99 और छोटा कोण यानी कि y बराबर 81 आंसर हो जाएगा। ओके, अब जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं 8 देखेंगे हम लोग, क्योंकि 7वां तो हल ही किया है ना अभी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया गया है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। ठीक है, और इसमें जो है m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 4 है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो हम लोग को ये समीकरण दिया गया है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ओके, अब क्या कीजिए, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए, तो इसका चिन्ह विपरीत हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, विलोपन से करते हैं इसको, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 करने पर, तो समीकरण 1 हम लोगों का क्या है 2x प्लस में 3y, 2x प्लस में 3y बराबर 11, और समीकरण 2 है 2x माइनस में 4y बराबर -24। ठीक है, अब घटाते हैं, तो घटाएंगे तो चिन्ह सबका बदल लेंगे, प्लस हो जाएगा, है प्लस हो जाएगा। ओके, अब जो है नीचे वाले चिन्ह के हिसाब से अब हम लोग देखेंगे, तो इसका देखिए माइनस है, क्योंकि यहाँ प्लस था पहले से। ठीक है, कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अब जब विपरीत चिन्ह हो गया तो खत्म हो जाएगा। और ये देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, अब इस चिन्ह को भूल जाएंगे, तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो 4 3 7 y हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा 24 में से 11 घटा देंगे, तो 24 में से 11 सॉरी घटाएंगे कहाँ, दोनों प्लस है तो जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 1 5 35। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 35/7, 7 को इधर लाएंगे तो भागे में हो जाएगा। अब जो है क्या करेंगे 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35,
तो y का मान कितना निकला 5। अब x का मान निकाल लीजिए, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर, तो रख दीजिए y बराबर 5। तो यहाँ पे लिखिए 2x अब प्लस में 3 और y का मतलब 5 और बराबर 11। अब 2x अब प्लस में 5 15 बराबर 11। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये 15 इधर जाएगा तो 11 माइनस 15 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर 15 में से 11 घटाइए ना, तो माइनस में हो जाएगा 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 4 और बट्टे में 2, तो 2 दूना 4, तो माइनस में हो गया 2। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस में 2 और y की वैल्यू कितनी हो गई 5। ठीक है, अब हम लोग को दिया गया एक समीकरण है, क्या है कि mx y बराबर mx प्लस 4 का मान में m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग को समीकरण दिया गया है, दिया गया समीकरण हम लोगों को दिया गया है y बराबर mx प्लस 4 में मान रखते हैं। तो y का मान कितना है 5 बराबर m का मान निकालना है, x का मान माइनस में 2 आ रहा है और प्लस में जो है कितना है 4। अब y का मान देखिए 5 है और इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो माइनस में 4 हो जाएगा बराबर। अब देखिए गुणा माइनस 2 है m के साथ, तो माइनस में जो है 2 m भी लिख सकते हैं हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये माइनस संख्या से गुणा हो रहा है तो पहले माइनस 2 m लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये मत समझिएगा कि m में से माइनस 2 घटाएंगे, नहीं, गुणा का संबंध है। ठीक है, तो माइनस में 2m होगा। ओके, अब 5 में से जो है 4 घटाएंगे कितना होगा 1। ठीक है, और फिर प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 2m। अब माइनस 2 इधर आएगा तो गुणा है, इधर आएगा तो भाग होगा, तो 1/2 अब वो भी जो है क्या होगा माइनस में। ठीक है, बराबर लिख देंगे m। ओके, इसको चाहे तो माइनस चिन्ह सहित आप लोग इधर ला सकते हैं। ठीक है, तो 1/-2 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस में 1/2 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, m का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो m का मान बता देना है हम लोगों को। ठीक है, तो अब इसके बाद से हम लोग एक लास्ट सवाल है इसका, इसको देखेंगे। तो लास्ट सवाल देखिए क्या है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात करने हैं हम लोगों को। ठीक है, तो इसके कोण कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है, माने समूह कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो देखिए समूह कोण कौन है, इसके सामने कौन कोण है, इसके सामने ये नहीं है, इसके सामने ऐसे, माने ऐसे देखिए चक्रीय चतुर्भुज है ना, अगर कोई चतुर्भुज है ऐसे, तो ये समूह कोण कहलाते हैं, ये और ये समूह कोण कहलाते हैं। ऐसे मत समझिएगा कि ये समूह कोण है। ठीक है ना, माने ये और ये समूह कोण है, यानी कि इसके सम्मुख यह है और इसके सम्मुख यह है। ठीक है, तो इतना धन इतना बराबर 180 और इतना धन इतना बराबर, यानी कि इतना बराबर 180 अंश करके हल कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखिए कैसे हल करते हैं। तो इसको हम लोग को कोणों का मान ज्ञात करना है, तो इसको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे। ठीक है, फिगर आप लोग के सामने बना दिए हैं ताकि यहाँ पे अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो देखिए अगर ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, कहा भी गया है कि चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज देखिए किसको कहते हैं, जब किसी वृत्त के अंदर इसके परिधि पर टच करके कोण थी चतुर्भुज बने, तो इसको हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, और चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कि इसके सम्मुख ये है और इसके सम्मुख ये है। ठीक है ना, इसके सम्मुख ऐसे मत मान लीजिएगा। ठीक है ना, ऐसे और ऐसे सम्मुख होते हैं। ठीक है ना, ऐसे और ऐसे सम्मुख होंगे। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है लिख सकते हैं यहाँ पे हल, और हल में जो है क्या करेंगे भाई, इसको मत देखिएगा, ये आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, तो हल में जो है क्या है लिखेंगे कि चूँकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, लिखेंगे चूँकि ABCD एक क्या है, तो चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय
चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। तो जब यह चक्रीय चतुर्भुज है तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि अब देखिए कोण ए आधान कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा। भाई बताया है कि चक्रीय चतुर्भुज के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश होगा। तो कोण ए धन कोण सी कर लेते हैं। तो कोण ए का मान है 4y प्लस में 20 धन कोण सी का मान है माइनस में 4, ठीक है, माइनस में 4x है, माइनस में है, चलिए फिलहाल में माइनस बराबर 180, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो 4y प्लस में 20 माइनस में हो जाएगा 4x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो 4y माइनस में 4x बराबर, अब 20 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो 180 माइनस में 20 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4y माइनस में 4x बराबर कितना हो जाएगा, 4x बराबर 180 में से 20 घटाएंगे तो 160 हो जाएगा होगा। इसको और छोटा कर लेते हैं। देखिए 4 से जो है चाहे तो सब कट जाएगा। तो 4 से इसमें भाग देंगे तो y हो जाएगा, माइनस 4 से इसमें भाग देंगे तो x हो जाएगा। मैंने 4 से इसमें भाग देंगे, 4 से इसमें भाग देंगे, तो अब 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 चौका 16, ये 40 हो जाएगा। मैंने पूरा समीकरण में 4 से भाग दे दें तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये समीकरण सिंपल से सिंपल हो जाएगा, छोटा से छोटा हो जाएगा। और इस फॉर्मेट में लाना जरूरी था, ठीक है, तभी इसका सॉल्यूशन निकलेगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब जो है चूँकि इतना हो जाएगा, अब फिर से हम लोग लिख सकते हैं ये और ये कोणों का योग 180 अंश होगा, चूँकि इसलिए चूँकि कोण बी बराबर होगा कोण बी प्लस डी, कोण डी बराबर होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण बी प्लस कोण डी करते हैं। तो कोण बी का मान देखिए 3y माइनस 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3y माइनस में 5 प्लस में कोण डी का मान देखिए माइनस में 7x प्लस 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 7x प्लस में 5, ठीक है, माइनस में 7x प्लस में 5 लिख देंगे, ठीक है। डी का मान ये जो है कोण बी का मान हो गया, कोण डी का मान हो गया, ठीक है। तो बराबर 180 अंश लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 3y माइनस में 5 प्लस में देखिए आई प्लस है, ब्रैकेट खोलेंगे, आई माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 7x लिख देंगे और ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस का प्लस से रहता है 5 बराबर 180 डिग्री, ओके। अब देखिए क्या करेंगे। तो 3y माइनस में 7x ले लेते हैं और ये देखिए माइनस में 5 है और प्लस में 5 है, ख़त्म हो जाएगा। तो 3y माइनस में 7x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। 3y माइनस में 7x बराबर 180 डिग्री है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं इसको, तो और छोटा नहीं होगा, तो इसको समीकरण नंबर हम लोग 2 मान लेते हैं, ओके। अब समीकरण नंबर 2 और 1 को सॉल्व करते हैं। तो समीकरण नंबर 2 और 1 को कैसे सॉल्व किया जाए, तो विलोपन विधि से कर देते हैं। इसमें 3 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 3 है, 3y, यहाँ भी 3y होगा, उसके बाद घटा देंगे, हैं नहीं तो इसमें भी वही करना पड़ेगा, घटाना ही पड़ेगा इसमें, ठीक है, विलोपन विधि से करना है तो, नहीं तो यहाँ से प्रतिस्थापन से करना है तो ऐसे कर लीजिए। चलिए प्रतिस्थापन से इसको कर लेते हैं। यहाँ से y का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से y माइनस x बराबर है 40 के, तो y बराबर मान प्राप्त कर लेते हैं हम लोग। तो x माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा, ओके। अब y बराबर कितना प्राप्त हो गया, 40 प्लस x, ठीक है। अब यह मान जो है किसमें, समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, समीकरण नंबर 2 में। तो लिखेंगे y बराबर 40 प्लस x को समीकरण 2 में रखने पर y बराबर 40 प्लस x को समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखिए समीकरण नंबर 2 में, तो यही है ना समीकरण नंबर 2। तो 3 y की जगह पे 40 प्लस x रखना है, माइनस में 7x बराबर 180 डिग्री, ओके। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा,
तो 3 चौको 12, 120 हो जाएगा और प्लस में 3x हो जाएगा, होगा ना। मैंने इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा और माइनस में 7x बराबर 180। ओके, अब क्या होगा तो देखिए, तो 120, अब देखिए माइनस में 7x है और प्लस में 3x है, तो क्या होगा 7x में से 3 घट जाएगा और माइनस में हो जाएगा 4x बराबर 180। ओके, तो अब 120 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो माइनस में 4x इधर बचा रहेगा और इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 180 और माइनस में 120 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है, इधर आएगा तो माइनस होगा। ओके, तो माइनस में 4x बराबर हो जाएगा 180 में से 120 घटाएंगे तो हो जाएगा 60 ओनली। ठीक है, तो x बराबर वो भी क्या होगा तो प्लस में ही होगा ये, ठीक है ना, क्योंकि यह अधिक है प्लस वाला तो इधर प्लस में होगा। यहाँ जो है यहाँ माइनस होगा क्योंकि माइनस वाला अधिक था तो इसलिए चिन्ह माइनस का रख रहे हैं। ओके, तो अब देखिए, तो माइनस में 4x बराबर 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 और माइनस में 4। ओके, तो 4 15 60। ठीक है, तो देखिए माइनस चाहे यहाँ हो चाहे इसमें एक जगह कहीं माइनस हुआ तो इसको माइनस से कहेंगे, तो माइनस में हो गया 15 चौको 60 यानी कि माइनस में 15, तो x की वैल्यू हो गया माइनस में 15। ओके, x का वैल्यू माइनस 15, y का वैल्यू कितना हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग जो है एक्स का वैल्यू निकाले हैं तो y का वैल्यू निकाल लेते हैं यहीं पे। तो y बराबर x बराबर -15 समीकरण किस समीकरण में रखने पर, इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, मैंने समीकरण नंबर 2 समीकरण हम लोग को प्राप्त है और ये भी एक समीकरण प्राप्त हो रहा है y बराबर क्या 40 + x, एक समीकरण प्राप्त हो रहा है तो इसको 3 नाम दे दीजिए। अब समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए x बराबर -15 समीकरण 3 में रखने पर। ओके, समझ जाइएगा कि समीकरण 3 में रख रहे हैं, तो इसमें रखेंगे तो y बराबर प्राप्त हो जाएगा हम लोगों को 40 और माइनस में 15, तो कितना हो जाएगा 10 में से 5 जा 5, 3 में से 1 जा 2 25। ठीक है, तो y की वैल्यू हो गया 25, वो भी प्लस में, x की वैल्यू माइनस में 15। अब हम लोग कोण का मान आराम से इसमें रख के निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण a बराबर, सबसे पहले कोण a निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण a बराबर क्या हो जाएगा तो 4, अब y के जगह पे कितना लेना है 25 प्लस में 20 है तो प्लस 20 कर देंगे। ठीक है, तो जो है क्या हो जाएगा 25 चौका 100 और प्लस में 20, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, तो कोण ए का मान निकल जाएगा आपका 120। इसी तरह से कोण बी निकालते हैं, तो कोण बी का वैल्यू कितना है 3y - 15, 3y माइनस में 5 है। ठीक है, तो इसको हम लोग 3 और y के जगह पे कितना है तो y का मान आपका निकला है कितना 25, तो 25 और माइनस में 5, तो 25 दिया 75 और माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 70, तो b की वैल्यू 70 डिग्री। ठीक है, अब c का निकाल लेते हैं, तो c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोण c बराबर क्या हो जाएगा, कोण c का मान माइनस में 4x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस में 4 इंटू -15, x का मान कितना आया है तो माइनस में 15, तो इसको लिख सकते हैं क्या कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 चौको 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। और कोण डी का मान निकालते हैं, तो कोण डी का मान देखें तो क्या है माइनस में 7x प्लस में 5 है, तो x के जगह पे हम लोग माइनस रखेंगे ना, तो यहाँ पे जो है -7 इंटू -15 प्लस में कितना है 5। ओके, तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 15 7 105, 15 7 105 धन में 5, तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, तो कोण डी का मान 110 डिग्री हो गया। तो सभी कोण इस प्रकार हम लोगों ने ज्ञात कर दिया, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह जो भी सवाल है हमने बताया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अधिक से अधिक बच्चों में शेयर कीजिए ताकि आपका भी ज्ञान बढ़े और औरों का भी ज्ञान बढ़े। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।